अच्छा एक बार देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद इलास्ट्रेशन 8 तक किया था। 8 हो गया था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार बताओगे? 8 हो गया, हाँ ये वाला ट्रायल बैलेंस तक किया था। कौन सा? फाइनल अकाउंट्स आज सुबह तो फाइनल अकाउंट्स का एक क्लास था ना जो नहीं हुआ। एक क्लास में तो हमारा फाइनल, लास्ट सम जो किए थे वो तो इलास्ट्रेशन 15 था। हाँ वो पार्टनरशिप का था। एक इलास्ट्रेशन 15 जो था, और उसके बाद आगे एक ट्रायल बैलेंस का भी क्वेश्चन किए थे, है ना? ये वाला क्वेश्चन करेंगे आई थिंक, इलास्ट्रेशन 9। एक ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन किए हाँ थे 8 जिसमें, तक हुआ था। हाँ जिसमें कोई नंबरिंग नहीं था। हाँ ठीक है, बस वही कंफर्म करना था। ठीक है चलो, इलास्ट्रेशन 9 से मैंने बोला था तुम नहीं लोग को। अकाउंट क्लास। है अकाउंट से क्लास तो, ও আচ্ছা 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 আমি ভাবছি কষ্টের ক্লাস। না না অ্যাকাউন্টসের ক্লাস, ওই যে সকালে নিতে পারলাম না হ্যাঁ হ্যাঁ এই কি বলে তোমার এই নেটের জন্য, নেটটা ছিলই না, কাল থেকে নেট নেই, কি অবস্থা। ঠিক হয়েছে দিদি? হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, অনেক কষ্টে। ওই কি কালকে একটু বৃষ্টি আর এইসব হলো না, ঝড়, তারপর হুম। থেকে দেখছে চলে গেছে, নেট চলে গেছে। কালকে তো একটা ক্লাস মোবাইল দিয়েই নিয়েছি, কিন্তু একটার বেশি নেওয়া যায় না মোবাইল দিয়ে, এমন অবস্থা। ও আচ্ছা আচ্ছা আর এমনি ঠিকঠাক তো এখন? হ্যাঁ এখন ঠিক হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে দিদি। ठीक है। अच्छा देखो, इलास्ट्रेशन 9, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स ब्रिजेस एंड सन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अच्छा तुम लोग मुझे जस्ट बताते जाओ कौन सा डेटा कहाँ पर होगा, इससे तुम लोग को भी याद हो जाएगा। जैसे स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ये कहाँ पर जाता है? ट्रेडिंग में, ठीक है। परचेज एंड सेल बता सकते हो कौन सा परचेज है कौन सा सेल है? परचेज एंड सेल एक साथ लिखा हुआ है। एंड डेबिट वाला परचेज है। क्रेडिट सेल, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। अच्छा बिल्स रिसीवेबल, ये कहा जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, है ना? अच्छा रिटर्न, रिटर्न उस दिन मैंने बता दिया था कैसे आइडेंटिफाई करना है। बताओ कौन सा परचेज से लेस होगा और कौन सा सेल से लेस होगा? रिटर्न का दो अलग अलग होगा। क्रेडिट वाला डेबिट परचेज वाला से रिटर्न। परचेज से होगा। हाँ ठीक, ठीक ही बोल रहे हो तुम लोग। क्रेडिट वाला परचेज से होगा और डेबिट वाला सेल से होगा। कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग में जाता है। डेटर एंड क्रेडिटर, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, ये कहाँ जाता है? ये पीएल में जाता है, ठीक है। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का भी दो डेटा है, बताओ दोनों कहाँ जाएगा? डिस्काउंट पहली बात कहाँ जाता है, और दोनों में ही 5-5 हजार है, लेकिन मुझे बताओ कहाँ जाएगा। अगर गलत भी लिख देते हो ना, इसका इफेक्ट नहीं आएगा वैसे, लेकिन पीएल में है। हाँ पीएल में तो आएगा, पीएल में लेकिन है कि डेबिट लेकिन वाला डेबिट वाला 5,000 और क्रेडिट वाला भी 5,000 डिस्काउंट रिसिप्ट भी 5,000। কোনটা রিসিপ্ট কোনটা অ্যালাউড? একটা রিসিপ্ট, এক রিসিপ্ট है एक अलाउड है। হ্যাঁ डेबिट रिसिप्ट ডেবিটটা क्रेडिट रिसिप्ट डेबिट হ্যাঁ क्रेडिट में अलाउड। मिला है और डेबिट हाँ हाँ क्रेडिट रिसिप्ट क्रेडिट में मिला है, और डेबिट जो है वो एक्सपेंस है। अच्छा सैलरी एंड वेजेस, ये कहा जाएगा? पीएल में, डेबिट साइड। पीएल हाँ हाँ, सैलरी एंड वेजेस पीएल में जाएगा। अच्छा इंश्योरेंस, ये भी पीएल में जाएगा। रेंट पीएल में जाएगा। वेजेस एंड सैलरी, ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में, डेबिट साइड। ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। जब सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो हमें जो वर्ड सामने रहता है उस पे ध्यान देना है, ठीक है। और वेजेस एंड सैलरी में जो वर्ड फर्स्ट है उस पे ध्यान देना है, उसी के बेसिस में ट्रेडिंग या पीएल हमें चूज करना पड़ेगा। लाइक वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस पे ज्यादा हमें ध्यान देना है, तो वेजेस ट्रेडिंग का आइटम होता है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और सैलरी एंड वेजेस जो है वो पीएल में जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट आइटम होता है। अच्छा बैड डेप्ट, ये भी पीएल में जाएगा। फर्नीचर, ये तो फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। ब्रिजेस कैपिटल, ब्रिजेस कैपिटल मतलब ब्रिजेस यानी जो ओनर है, ऊपर नाम दिया हुआ था ब्रिजेस का, फाइनल अकाउंट्स बनाओ तो ब्रिजेस कैपिटल, ये बैलेंस शीट के कैपिटल के लिए लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ब्रिजेस ड्रॉइंग्स, वो कैपिटल से लेस हो जाएगा। लूज टूल्स, लूज टूल्स कहाँ जाएगा बता सकते हो? लूज टूल्स कहाँ जाएगा? कोई आइडिया है लूज टूल्स क्या होता है? बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी एसेट होता है, ठीक है। ये भी फिक्स्ड एसेट होता है लूज टूल्स। अच्छा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये पीएल में जाएगा। एडवर्टाइजिंग पीएल में जाएगा। कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट। पेटी कैश बता सकते हो पेटी कैश कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में ही तो। बैलेंस शीट
हाँ, बैलेंस शीट में ही जाएगा। पेटी कैश कुछ नहीं है, अगर बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा है तो हम लोग अपना बिजनेस का जो छोटा छोटा एक्सपेंसेस है उसको इम्प्रेस्ड सिस्टम से फॉलो करते हैं। इम्प्रेस्ड सिस्टम में ही पेटी कैश आता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब होता है एक सीनियर कैशियर होगा, एक जूनियर कैशियर होगा, ठीक है। जो सीनियर कैशियर है वो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक संभालता है और जूनियर कैशियर को बोल देता है कि जितना भी छोटा मोटा बिजनेस का खर्चा है, जैसे कि मान लो तो स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, वेजेस, कार्टेज, और इसके अलावा मान लो कस्टमर को हम लोग कुछ रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस करें कस्टमर के लिए, जैसे अगर हम लोग कहीं ज्वेलरी वगैरह खरीदने जाते हैं ना, तो वहाँ स्पेशली ज्वेलरी शॉप में मैंने ये देखा होता है, बहुत सारे शॉप में ही होता है कि बोलते हैं कि चाय मंगाते हैं आपके लिए, चाय पी लीजिए। तो ये जो खर्चा होता है मतलब कस्टमर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, वो भी पेटी कैश में आता है। ये सब रिकॉर्ड करने के लिए एक जूनियर कैशियर रखा जाता है और जूनियर कैशियर को एक अमाउंट जो है वो दे दिया जाता है और पेटी कैश 1 वीक या फिर फोर्टनाइट बोलते हैं, यानी 14 दिन के लिए बनता है, ठीक है। फिर 14 दिन का बनता है, जैसे पॉकेट मनी मिलता है ना घर से, ठीक है, उसी तरह से जूनियर कैशियर को भी ना सीनियर कैशियर जो है अपना एक, फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपीज दे दिया, वो एक हफ्ते में उसे 1000 रुपीज में ही पूरा का पूरा एक्सपेंसेस निकालना है, ठीक है। उससे ज्यादा उससे नहीं मिलेगा और उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है एक फाइल में और उसमें वो पूरा चीज रिकॉर्ड करेगा कहाँ पर क्या खर्चा हुआ है। इससे कैश बुक भी बढ़ा नहीं होता है और एक जूनियर कैशियर जो जिसे रखा जाता है उसके पास से हमें पूरा एक्सपेंसेस का डिटेल्स मिल जाता है और छोटे मोटे खर्चे पे हमारा कंट्रोल भी रहता है, कहीं हम लोग ज्यादा तो एक्सपेंस नहीं कर दे रहे, वो भी ध्यान रख सकते हैं। दैट्स व्हाई पेटी कैश का कंसेप्ट आता है। तुम लोग का भी बेसिक ऑफ अकाउंट्स जो होता है ना उसमें ये सब डेटा है, मतलब ये सब पढ़ना है तुम लोग को पेटी कैश वगैरह, तो इसलिए एक बार थोड़ा सा डिटेल्स में ही बता दिए। और ये जो 1000 रुपए दिया जाएगा ना, अब मान लो 7 डेज बाद वो बता रहा है कि मेरा 800 रुपया खर्चा हुआ है, 200 बच गया, ठीक है। फिर जो सीनियर कैशियर है ना वो उसे कितना देगा पता है, फिर 800 ही देगा ताकि बैलेंस 1000 का बन जाए। 800 ही देगा ताकि बैलेंस 1000 का बन जाए। जो बात हुआ है उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, उसको उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग को पॉकेट मनी एक फिक्स्ड हो सकता है कि इतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर मिलता है तो। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। तो ये पेटी कैश का भी ऐसे हो सकता है। अच्छा, मशीनरी ये जाएगा फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में। कमीशन ये भी देखो दो तरफ है, एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। हमें पता है कि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो ये क्रेडिट बैलेंस मतलब कमीशन मिला, यहाँ हम लोगों ने कमीशन दिया है। नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, देखो फिनिश्ड गुड स्टॉक ऑन 31st of March was valued at cost price 4,20,000 एंड मार्केट प्राइस 4 लाख। तो इसका मैंने एक रूल्स बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है, जहां पर हमें बोला जाता है कॉस्ट को कैसे वैल्यू करना है। कॉस्ट को वैल्यू करना है कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी मार्केट में अगर सेल करेंगे तो कितना वैल्यू रियलाइज होगा, दैट इज मार्केट प्राइस। कॉस्ट और मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी बोलो, वो जो लोअर होगा उसी में हमें अपना स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 4,20,000, मार्केट प्राइस 4 लाख, तो विच एवर इज लोअर, ऑब्वियसली 4 लाख इज लोअर, तो हम लोग 4 लाख को रिकॉर्ड करेंगे एज ए क्लोजिंग स्टॉक। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10% पर एनम, मशीन पे 20% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, तो ये देखो मैंने जैसे कहा कि एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह पुट होता है, तो एक बार तो एडजस्टमेंट ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग में जाएगा, एक बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन का जो है मशीन और फर्नीचर पे, ये एक बार पीएल में जाएगा एज ए एक्सपेंस और नेक्स्ट जो है वो बैलेंस शीट में एसेट से लेस होके पुट हो जाएगा। रेंट बता रहा है कि 5,000 वाज पेड इन एडवांस। रेंट जो है 5,000 हम लोगों ने एडवांस पे किया है, तो क्योंकि पीएल हमारा ड्यूरिंग द ईयर बनता है, ठीक है, हम लोग जिस ईयर का अकाउंटिंग बना रहे हो उसी ईयर का हमें रेंट दिखाना है, ना उससे कम दिखाएंगे ना उससे ज्यादा दिखाना है हमें। तो रेंट अगर हम लोग एडवांस दिए हैं यानी एक्स्ट्रा खर्चा कर रखे हैं तो उसे हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। और किसी को भी एडवांस खर्चा दे के रखना ये हमारे लिए क्या होता है, एसेट। क्यों एसेट होता है, क्योंकि हमें हेडेक कम होता है। अगर मान लो मैंने
एक महीने का रेंट एक्स्ट्रा दे के रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है नेक्स्ट मंथ मुझे देना नहीं है, लेकिन बात ऐसा थोड़ी ना होता है कि देना नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया इसीलिए अभी नहीं देना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन ये हमें थोड़ा रिलीफ लगता है इसीलिए इसे एसेट बोला जाता है। सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी एंड वेजेस ड्यू तो हो चुका है, ड्यू मतलब खर्चा इनकर्ड हो चुका है बट हम लोगों ने नहीं पे किया, बाकी रख दिया, तो ये हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसी पीरियड का खर्चा है, अभी हम लोग दे नहीं पाए, अब रीजन कुछ भी हो सकता है। मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर, तो डाउटफुल डेब्ट का भी लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने बताया कि डेटर से पहले बैड डेब्ट प्लेस किया जाता है अगर कोई है, ठीक है, नीचे यहाँ पर है नहीं, अगर बैड डेब्ट प्लेस करने के बाद जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑल डाउटफुल डेटर, फिर वहां से जितना हम लोग एक एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोविजन करना चाहते हैं कि मेरा 5% डाउटफुल हो सकता है, तो हम लोग 5% का प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोविजन पीएल से क्रिएट किया जाता है, तो ये एक बार पीएल में चार्ज होगा, एक बार डेटर से लेस होकर पुट होगा। कमीशन रिसीवेबल मतलब कमीशन हमें मिलेगा कितना, 5000, तो ये रिसीवेबल है, रिसीव्ड नहीं है, अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है, ठीक है, तो ये हमारा इनकम है, तो ये करंट एसेट हो जाएगा और ये चला जाएगा पीएल के क्रेडिट साइड में भी चला जाएगा। एक्चुअली ये कमीशन जो है शायद एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा कमीशन यहाँ पर दो डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो रिसीवेबल है मतलब जो 30,000 है क्रेडिट साइड उससे ये एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है यहीं तक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसको स्टार्ट करो तुम लोग भी। अच्छा, तो पहले लिखते हैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ कर देते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2024। लिखो तुम लोग। गुड इवनिंग प्रिया। आवाज आ रहा है प्रिया? प्रिया को आवाज आ रहा है मेरा? एक मिनट देखते हैं प्रिया को आवाज आ रहा है कि नहीं। ओह अच्छा, आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो देखो पहले बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक, चलो पहले यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रिया म्यूट कर लो, अनम्यूट हो गया। अच्छा चलो, टू ओपनिंग स्टॉक, ये जा क्यों नहीं रहा है पता नहीं। अच्छा, टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख,
अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख लिख दिया। परचेज एंड सेल, तो 2 परचेज। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि परचेज और सेल दोनों के केस में रिटर्न था, ठीक है, तो हम लोग इनर कॉलम यूज करेंगे उसके लिए। 22 लाख और 35 लाख। परचेज 22 लाख और सेल 35 लाख, ठीक है। सेल हो गया 35 लाख। अब मैंने रिटर्न भी यहाँ पर चेक किया था, ये देखो उसके बाद ही है रिटर्न 1 लाख और 50,000, तो यहाँ पर लेस करेंगे रिटर्न, लेस रिटर्न। अच्छा, इसमें उल्टा रिटर्न जो है हमें लेस करना चाहिए, जैसे ये डेबिट वाला सेल से हो जाएगा 1 लाख और क्रेडिट जो है वो है 50,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 लाख होने से ये 34 लाख होगा। अच्छा, ये वाला कितना हो जाएगा, 22 लाख माइनस 50, ये हो जाएगा 21 लाख 50,000। अच्छा, उसके बाद देखो है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मिडिल में था, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग पीएल के लिए आई थिंक ये काफी है, हो जाएगा हमारा इसमें ट्रेडिंग और पीएल। ये थोड़ा और पीछे एक पेज ले लेते हैं, 2 पेज रख दिया मैंने, और यहाँ पर बैलेंस शीट का जगह बना लेते, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2013। लाइबिलिटी एसेट्स। अच्छा, तो बिल्स रिसीवेबल एक करेंट एसेट होता है, ठीक है। हम लोग को पहले फिक्स्ड एसेट लिख लेना चाहिए, उसके बाद करेंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का जगह छोड़ देते क्योंकि अभी तक हमें तो वो मिला नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल यहां पर लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 50,000। अच्छा, उसके बाद देखो रिटर्न हम लोगों ने लिख लिया। कैरेज इनवर्ड ये चला जाएगा ट्रेडिंग में, 50,000 कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, तो 2 कैरेज इनवर्ड 50,000। कैरेज इनवर्ड हो गया 50,000। अच्छा, उसके बाद डेटर एंड क्रेडिटर 2 लाख 4 लाख, ये जाएगा बैलेंस शीट में, डेटर एंड क्रेडिटर। तो बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिख देते हैं डेटर, और इसी के ऑपोजिट में लिख देते हैं क्रेडिटर। अच्छा, डेटर देखो, डेटर है हम लोगों का 2 लाख, क्रेडिटर 4 लाख। इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोगों ने प्रोविजन का एडजस्टमेंट इसमें ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, और 4 लाख यहाँ पर लिख देते, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है, नहीं था। अच्छा, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड 40,000, ये पीएल में जाएगा, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, तो ट्रेडिंग के नीचे ही पीएल हो जाएगा, तो यहाँ से पीएल मान लेते कि अगर मेरा इतना जगह में हो जाएगा, चलो यहाँ से लिखते हैं 2 कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड कितना हो रहा है, 40,000। अच्छा, उसके बाद देखो डिस्काउंट 5,000 5,000, तो इसमें अगर तुम लोग गलती भी कर देते हो ना तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही 5,000 करके है। लेकिन अगर अलग अमाउंट होता है और आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें इनकम भी 5,000 का है डिस्काउंट का, और एक्सपेंसेस भी 5,000 का ही है। अच्छा, डिस्काउंट के बाद देखो कैरेज आउटवर्ड। अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस 2 लाख 20, और इसमें एडजस्टमेंट था, तो 2 सैलरीज
एंड वेजेस, देखते हैं किस में एडजस्टमेंट था। एक आउटस्टैंडिंग तो था, सैलरी वेजेस में था या वेजेस सैलरी। सैलरी वेजेस 2,20,000 है और एडजस्टमेंट देखो सैलरी एंड वेजेस में ही है 30,000 ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, तो सैलरी एंड वेजेस 2,20,000 पहले इनर कॉलम में लिख लेते हैं 2,20,000। अब यहाँ पर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है 30,000, आउटस्टैंडिंग 30,000, तो 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। अब यही वाला आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो जाएगा, किसी का खर्चा, मतलब किसी को खर्चा देना था हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों ने दिया नहीं तो हम लोग के लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, टाइम पे दे देने से एक्सपेंस और बाकी रख लेने से वही लाइबिलिटी बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 30,000। ठीक है, अच्छा सैलरी एंड वेजेस हो गया। उसके बाद देखो इंश्योरेंस 60,000। अब इंश्योरेंस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, इंश्योरेंस 60,000 पीएल में चला जाएगा। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 60,000 था, 60,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो इंश्योरेंस के बाद रेंट, रेंट 60,000, रेंट में कुछ था, रेंट 5,000 एडवांस था, रेंट 60,000, इसमें 5,000 एडवांस है, तो टू रेंट 60,000 लेस एडवांस 5,000, तो ये हो जाएगा 55,000। ठीक है, ये हो गया 55,000, 60 से 5 लेस हो गया। और एडवांस देना हमारे लिए एसेट होगा, तो एडवांस रेंट। ठीक है, यहाँ पर डेटर में एडजस्टमेंट होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं एडवांस रेंट, ये सब करेंट एसेट है 5,000। अच्छा, उसके बाद है रेंट के बाद वेजेस एंड सैलरी 80,000, ये ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस एंड सैलरी 80,000। टू वेजेस एंड सैलरीज 80,000। अच्छा, वेजेस एंड सैलरीज के बाद है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट 10,000, ये भी पीएल में जाएगा, बैड डेप्ट 10,000। टू बैड डेप्ट 10,000। अच्छा, बैड डेप्ट हो गया 10,000। फर्नीचर 4 लाख और इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, फर्नीचर यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट में। अच्छा, फर्नीचर के बाद, फर्नीचर में देखो डेप्रीशिएशन है 10%, डेप्रीशिएशन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, तो लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, तो ये 40,000 हो जाएगा। तो बचा कितना, 3,60,000। अच्छा, टू डेप्रीशिएशन हो जाएगा 40,000, मतलब एक्सपेंस पीएल में चला जाएगा। टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 40,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट है फर्नीचर के बाद है ब्रिजेस कैपिटल 5 लाख और ड्राइंग्स 70,000, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में ब्रिजेश कैपिटल, कैपिटल है 5 लाख, ड्राइंग्स है 70,000, लेस ड्राइंग्स, ये लेस हो जाएगा कैपिटल से। उसके बाद बाकी जो एडजस्टमेंट आएगा उसके लिए जगह रखना है। लूज टूल्स, ये भी फिक्स्ड एसेट होता है 1 लाख, लूज टूल्स 1 लाख, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30। अच्छा, यहाँ पर पहले लूज टूल्स लिख लेते हैं, लूज टूल्स 1 लाख, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
30,000। अच्छा, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग 50,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडवर्टाइजिंग 50,000। टू एडवर्टाइजिंग 50,000। अच्छा, उसके बाद कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा 45,000। कैश इन हैंड, अच्छा कैश इन हैंड 45,000। कैश एट बैंक 2 लाख। कैश एट बैंक 2 लाख। कैश एट बैंक 2 लाख। पेटी कैश 5,000, ये भी कैश का ही हो जाएगा, पेटी कैश। पेटी कैश 5,000। अच्छा, मशीनरी, मशीनरी 3 लाख। लेस डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन था इसमें एडजस्टमेंट देखो 20%, तो 3 लाख का 20% 60,000, तो बचेगा कितना 2,40,000। और ये 60,000 पीएल में लिखना है, तो टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 60,000। 60,000। अच्छा, कमीशन, कमीशन का रिसिप्ट भी है और पेड भी है, तो टू कमीशन और बाई कमीशन होगा। ठीक है, तो टू कमीशन इधर लिखना पड़ेगा। टू कमीशन मतलब एक्सपेंस, डेबिट साइड में एक्सपेंस जाएगा, तो डेबिट साइड ये है 10,000 और यहाँ पर 30,000 जो कि रिसिप्ट होगा, मतलब इनकम है, तो इधर लिखना पड़ेगा बाई कमीशन। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट था ऑलरेडी इसमें। 30,000 यहाँ पर लिखते हैं और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कमीशन रिसीवेबल 5,000, कमीशन जो है वो रिसीवेबल यानी हमारा अर्निंग था अभी तक मिला नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा रिसीवेबल 5,000, तो ये हो जाएगा 35,000। और ये 5,000 जो है ये एसेट साइड में चला जाएगा, करंट एसेट में। कमीशन रिसीवेबल 5,000, कमीशन रिसीवेबल 5,000 हो गया। देखो ट्रायल बैलेंस फुल्ली कंप्लीट। अब ये एडजस्टमेंट देख लेते हैं, जो भी हमारा पुट नहीं हुआ उसे पुट कर लेंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक वाला नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख हमें एंट्री करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। और यहाँ पर भी जाएगा ट्रेडिंग में, बाई क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। बाई क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, दो बार इसे भी हम लोगों ने एंट्री कर दिया। डेप्रिसिएशन भी मैंने लिखते हुए दो बार एंट्री कर दिया है, रेंट का भी कर दिया, सैलरी वेजेस, बस प्रोविजन नहीं हुआ। 5% डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करना, ये बचा हुआ है, तो 5% प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पे, तो लेस प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000 होगा, तो 1,90,000। और पीएल में भी चार्ज करना पड़ेगा, टू प्रोविजन ऑन डेटर 10,000। बस अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। अब देखो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो 4 लाख और 34 लाख, तो 38 लाख। यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना जीपी आ रहा है, 38 लाख।
चेक करते हैं। 38 lakh minus 80,000 minus 50,000 minus 21,50,000 minus 2 lakh, तो ये हो रहा है 13,20,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 13,20,000। अब ये ब्रॉड डाउन कर देते हैं यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 13,20,000 और इधर है 5,000 प्लस 35,000, तो ये हो रहा है 13,60,000। ठीक है, इसका टोटल हो रहा है 13,60,000। इधर भी लिख लेते हैं 13,60,000। अब देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं। तो इधर माइनस क्या क्या हो जाएगा, 40,000 माइनस 5,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000 माइनस 2,50,000 माइनस 60,000 माइनस 55,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000 और यहाँ पर 10 10 20 20 और 60 80 और माइनस 50,000, तो ये आ रहा है 7,40,000 आ रहा है टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और इसको लिख सकते हो ट्रांसफर टू कैपिटल। ये कैपिटल में ऐड हो जाता है 7,40,000। यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट 7,40,000 7,40,000 प्लस 5 लाख माइनस 70,000, तो ये नेट करके आ रहा है 11,70,000। अब इस साइड टोटल कर लेते प्लस 4 लाख प्लस 30,000, तो ये हो रहा है 16 लाख। यहाँ पर लिख देते हैं, जगह है 16 लाख और इधर भी 16 लाख ही होना चाहिए। देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। मैंने 16 लाख ही लिखा है। हाँ, यहाँ पर 16 लाख माइनस करके देख लेते हैं, माइनस 4 लाख माइनस 5,000 माइनस 2 लाख माइनस 45,000 माइनस 10,000 माइनस 1,90,000 50 और 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 2,40,000 माइनस 3,60,000। हाँ ठीक है, ये 16 लाख ही आ रहा है। ठीक है, ये सवाल उतना कुछ टफ तो नहीं था, ठीक ही था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक है स्टैंडर्ड इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, मिस्टर अरविंद हैड अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, ही हैज गिवन द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2013। कैपिटल है, बैलेंस शीट में जाएगा, मशीन बैलेंस शीट में जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन यहाँ पर बता दिया है। तो देखो जैसे हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई डेटा रहता है तो वो एक ही बार पुट होता है, तो तुम लोग बता सकते हो ये मुझे कहाँ लिखना चाहिए, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कहाँ लिखेंगे, फिर बताओ। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कहाँ पर लिखेंगे, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो दो जगह तो नहीं होगा। नॉर्मली हम लोग डेप्रिसिएशन एक बार पीएल में लिखते हैं, एक बार बैलेंस शीट में। इसको पीएल में ही होगा। हाँ, पीएल में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब एक्चुअली हो रहा है क्या पता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन और ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड वैल्यू दिया हुआ है। मतलब 36,000 जो दिया हुआ है ना, वो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो पहले जर्नल होता है, जर्नल एंट्री, फिर उससे होता है लेजर पोस्टिंग, फिर उससे बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो लेजर जब पोस्ट हो रहा है तो लेजर में हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन दिखाएंगे, उस पर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, तब ना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन दिखाएंगे। सिंपल सा बात है। मेरा
मशीन, सपोज मैंने मशीन, नया बिजनेस है, ठीक है, तो मैंने मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर पुराना बिजनेस है तो ऑलरेडी मशीन रह भी सकता है, टू बैलेंस बीडी, नया मशीन खरीदा, फिर मान लो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, फिर कुछ सेल वगैरह कर दिया हम लोगों ने तो पैसा आया, उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ बेचते हुए, इसी तरह से तो मशीन अकाउंट बनता है। और उसके बाद हम लोग क्लोजिंग निकालते हैं कि ये सब के बाद मेरे पास कितना मशीन का बैलेंस बच रहा है, तो इसका मतलब ये 36,000 जो है ना, ये माइनस किया हुआ वैल्यू ही है, ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू है। तो इससे ये 36,000 जो दिया हुआ है, और अगर उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 4,000, तो इससे हम लोग ऐसे करके ट्रीट करेंगे कि पीएल में ये 4,000 चला जाएगा, और ये 36,000 जो है ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, इसमें और माइनस करने का जरूरत नहीं होगा। अच्छा, रिपेयर्स टू मशीनरी ये पीएल में जाएगा, वेजेस ये ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी पीएल में जाएगा। इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, बोल सकते हो ये कहाँ पर जाएगा? इनकम टैक्स मैम ये भी तो एक्सपेंस है, तो पीएल नहीं, में होगा ना? नहीं, नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी। इनकम टैक्स अगर ये इंडिविजुअल तो का, आफ्टर नेट प्रॉफिट होता है। हाँ, आफ्टर नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट देने के बाद पहले मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तुम लोग जो टैक्स पढ़ रहे हो, टैक्स में क्या होता है, हम थोड़ा सा ही बोलेंगे, ज्यादा मुझे भी इतना याद नहीं है। टैक्स में क्या होता है एक्चुअली, अगर हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो हमें देना पड़ता है टैक्स उस पर, ठीक है। तो इसने प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन टैक्स का हेड तो तुम लोग को पता है ना, जैसे उसमें एक इंडिविजुअल आता है ना, इंडिविजुअल का टैक्स आता है, हाउस रेंट का आता है, तो वो सब अलग अलग 5 हेड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा हेड है? अगर अरविंद कुमार का टैक्स का बात हो रहा है तो ये कौन से हेड के अंडर आ रहा है? सैलरी। सैलरी क्यों? ये तो बिजनेसमैन है, सैलरी क्यों आएगा? इनका खुद का बिजनेस जो है, इनसे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तभी टैक्स दे रहे हैं, इनका बिजनेस नहीं। ये तो हो जाएगा इंडिविजुअल का टैक्स पेयर, ठीक है। ये इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल जो अपना इनकम, मतलब मैम वही बिजनेस एंड प्रोफेशन का ही इनकम। अच्छा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ये मतलब बेसिकली इंडिविजुअल का टैक्स हो रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल टैक्स दे रहा है कितना? 1,000 दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? अगर हम लोग अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस से दे रहा है, इनकम टैक्स ऑफ बोला नहीं है, देखो दो चीज नहीं, मुझे नहीं लगता ये पीजीबीपी होगा। इनकम टैक्स बिजनेस का टैक्स नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि इनके बिजनेस का नाम नहीं दिया हुआ है। सपोज इनके बिजनेस का नाम है एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है, एक्स वाई मान लेते, ठीक है, बिजनेस का नाम एक्स वाई है, तो यहाँ नहीं बोल रहा इनकम टैक्स ऑफ एक्स वाई, बिजनेस का नहीं, यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, यानी मिस्टर अरविंद कुमार जो इंडिविजुअल है वो अपना टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये उनका पर्सनल खर्चा है 1,000, क्योंकि ये बिजनेस का टैक्स नहीं पे कर रहा है, ये अपना जो अर्निंग हो रहा है उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये जो 1,000 रुपीज है ये कैपिटल से लेस होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस पे कर रहे, तो ये ड्राइंग स्ट्रीट होगा, ठीक है, ये ड्राइंग स्ट्रीट होगा, पहला बात है, इसीलिए ये ड्राइंग मतलब स्ट्रीट होगा। बिजनेस से पैसा निकाल के वो दे रहा है टैक्स। हाँ, बिजनेस से पैसा निकाल के इंडिविजुअल हेड के अंदर ये वाला जाएगा, ठीक है। बाकी तुम लोग तो टैक्स पढ़ ही रहे हो, तुम लोग को और भी अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन जब बिजनेस का नाम नहीं है तो ये बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगा ना, ये बिजनेस के नाम का टैक्स नहीं जा रहा है, ये टैक्स जा रहा है इंडिविजुअल के नाम का। अच्छा, उसके बाद कैश इन हैंड बैलेंस शीट में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इसका भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे, परचेज रिटर्न बता ही दिया है, लेस कर देना है, सेल्स। अच्छा, सिटी बैंक ये मतलब कैश एट बैंक वाला पॉइंट आ जाएगा। एक्रूड इनकम, अब देखो जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम, ये सब हम लोग को नॉर्मली एडजस्टमेंट में मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक्रूड इनकम दिख रहा है और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस का डेटा एक ही जगह पुट होता है, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो एक्रूड इनकम कहाँ जाएगा? एक्रूड इनकम उसको फ्यूचर में मिलने वाला है पैसा, तो करंट एसेट तो हो गया वो। हाँ, तो इसका दो ट्रीटमेंट डेबिट है। साइड में जाएगा। অ্যাক্রুড ইনকাম ডেবিট সাইডে যাবে না, এটা তো ইনকাম, ক্রেডিট সাইডে যাবে, এটা ओ ডেবিট, अच्छा। बैलेंस डेबिट। शीट में। हाँ, बैलेंस शीट में जाने से देखो, इसका वही हम बता रहे हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, दो जगह पे तो पुट नहीं करेंगे, लेकिन इसका एडजस्टमेंट हम लोग कोई भी एक जगह कर सकते हैं, लाइक बैलेंस शीट में या फिर पीएल में। देखो, एक्रूड इनकम मतलब मेरा इनकम होने वाला है, ठीक है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, एक्रू हो गया लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिला है, तभी डेबिट साइड में है। क्यों बताओ डेबिट साइड में? पता है तुम लोगों को, डेबिट साइड इसीलिए है क्योंकि मुझे इनकम मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, ये एसेट हो गया, इसीलिए ये डेबिट साइड में दिख रहा है।
लेकिन अगर पीएल में लिखोगे तो इसको तुम लोग को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाई एक्रूड इनकम बोल के, और बैलेंस शीट में लिखोगे तो करेंट एसेट में लिख सकते हो। तो कोई भी एक जगह तुम लोग को लिखना है, या तो बैलेंस शीट में लिखो या तो पीएल में लिखो, ठीक है। हम किसी भी एक तरह से तुम लोग को करके दिखाएंगे, तुम लोग उसी क्वेश्चन को घर पे दूसरे मेथड से करना, हम बताएंगे। आंसर लास्ट में सेम आएगा बट थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्यों होगा वो हम क्वेश्चन करवाते हुए समझा देंगे। मैथमेटिकली क्यों थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, बस मैथमेटिक्स की वजह से, और कुछ नहीं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, नॉर्मली तुम लोग जानते हो कि सैलरी आउटस्टैंडिंग तुम लोग क्या करते हो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है, तुम लोग एक बार पीएल में सैलरी के साथ ऐड करके लिखते हो, और एक बार तुम लोग क्या करते हो बैलेंस शीट में उसे करेंट लायबिलिटी में दिखाते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में इसका 2 बार एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसका एक ही बार एडजस्टमेंट होगा, तो या तो पीएल में लिखो या तो बैलेंस शीट में लिखो। तो देखो जितना भी इस तरह का एक्रूड ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या फिर एडवांस, उसका एक ही ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। आइदर बैलेंस शीट में दो या तो फिर पीएल में दो, एक तरह का करना है, दो तरह का नहीं करना है। जैसे एक्रूड इनकम का अगर बैलेंस शीट में दिखा रहे हो तो सैलरी आउटस्टैंडिंग को भी तुम लोग को उसे बैलेंस शीट में ही दिखाना है, अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, एक ही तरह का करना है, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। या तो उसे बैलेंस शीट के साथ ट्रीट करो या तो उसे पीएल के साथ ट्रीट करो। बिल्स रिसीवेबल पता है क्या होगा, करंट एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बचा हुआ है, तो ये क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटी है, बैड डेब्ट ये मतलब लॉसेस है, तो ये डेबिट साइड में चला जाएगा पीएल का। डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज में हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट, परचेज मतलब क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट रिसिप्ट के हिसाब से आ जाएगा। डेटर, डेटर करंट एसेट में, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में चला जाएगा। अच्छा नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, देखो 60,000 एक बार ट्रेडिंग में जाएगा, एक बार ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। रिटर्न ऑफ फर्दर बैड डेब्ट, देखो 6,000 फर्दर बैड डेब्ट, फिर से मतलब ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला कि 6,000 का फिर से बैड डेब्ट हो गया, तो डेटर से ये लेस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उस पर 5% का प्रोविजन करेंगे। तो एक बार डेटर से लेस होगा, एक बार पीएल में चार्ज होगा, और प्रोविजन तो अभी किया था हम लोगों ने, सेम वैसा ही होगा, एक बार डेटर से लेस हो जाएगा यानी बैलेंस शीट में, और एक बार पीएल में जाएगा। Third point, goods costing 10,000 were sent on approval basis to a customer 12,000 on 30th March 2013. This was recorded as actual sales. अब ये क्या है, इसका पॉइंट का मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा, तो उसके लिए गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है वो सुनो। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो सपोज तुमने दिमाग में कुछ सोच के कैलकुलेटर सपोज खरीदने गए तुम लोग, ठीक है, तुम लोग को लगा कि हम लोग एक कैलकुलेटर लेंगे, लेकिन किसका लेना चाहोगे, जैसा सोच लो ऑरपैट का लेने का तुम लोगों ने सोचा होगा, ठीक है, ऑरपैट का सोच के गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऑरपैट का लोगे, अचानक से दुकान में गए तो दुकानदार बोल रहा है कि नहीं एक अच्छा कंपनी का कैलकुलेटर आया, आप ये लेके जाओ, ठीक है, अच्छा है, ऑरपैट तो अच्छा है ही, लेकिन आप ये लेके जाओ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो ऑरपैट ही चाहिए, हम लोग और दूसरा कोई कंपनी का नहीं लेना चाहते, मुझे यही दे दो, ये हम यूज करते हैं, हम इसमें कंफर्टेबल है। तो फिर वो अपना प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए बोलेगा ठीक है आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप लेके जाओ, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप मुझे बताना कि आप खरीदोगे कि नहीं, दैट इज अप्रूवल, ठीक है। मतलब दुकानदार हमें क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट करने के लिए हमें ऐसे ही दे देगा, पेमेंट बाद में करने बोलेगा, ठीक है, पेमेंट का एक टाइम बोल देगा, जैसे आप 15 दिन के बाद बता दीजिए, ठीक है, या फिर 1 मंथ यूज कीजिए फिर मुझे बता दीजिए आपको लेना है कि नहीं लेना है, अभी पैसा नहीं देना पड़ेगा, दैट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। जब अप्रूवल आएगा तब पता चलेगा कि कैलकुलेटर बिका कि नहीं बिका। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये तो एक्चुअली देखो क्रेडिट सेल ही हो गया, वन टाइप ऑफ क्रेडिट सेल हुआ है, बट सेल हुआ है कि नहीं वो तो 15 दिन बाद ही पता चलेगा, ठीक है, अगर 15 दिन का टाइम दिया जाता है अप्रूवल का, तो वो एक्चुअली सेल हुआ है कि नहीं वो तो 15 दिन बाद पता चलेगा, इसीलिए यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज हुआ है देखो एज एक्चुअल सेल्स। तो गुड्स जो है जिसका कॉस्ट 10,000 है उसे अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर को बेच दिया हम लोगों ने 12,000 पे, मतलब 10,000 का प्रोडक्ट 12,000 में बेच दिया, ठीक है। लेकिन कस्टमर ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया और इसको हम लोग एक्चुअल सेल मान रहे हैं, लेकिन इसको एक्चुअल सेल नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो तो 15 दिन बाद पता चलेगा सेल है कि नहीं। और इसका अकाउंटिंग कैसे होता है ये तुम लोग का है नहीं, थोड़ा सा बता देते, देखो समझने में सुविधा होगा। इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, इसका अकाउंटिंग का रूल्स ये है कि सेल को एक्चुअल सेल्स ही हम लोग मानेंगे, एक्चुअल क्रेडिट सेल मानेंगे, ठीक है।
जैसे मान लो एक कैलकुलेटर जो है वो मान लो 150 रुपए का है, जो वो नए कंपनी का बता रहा है, तो जो सेलर है वो क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा डेटर से मुझे मिलेगा डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स। तो ये तुम लोग देखो, ये क्रेडिट सेल का एंट्री है, 150 रुपए का क्रेडिट सेल कर दिया कैलकुलेटर का, बट ये सेल नहीं हुआ है क्योंकि दुकानदार ने बोला है 15 दिन बाद आप बता दो कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर सिचुएशन होता है और मेरा 15 दिन तक अगर अप्रूवल नहीं आया, ठीक है, तो हम ये सोच लेंगे कि कस्टमर को ये नहीं खरीदना है। 15 दिन बाद तक अगर कोई न्यूज नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो नहीं खरीद रहा है, तो फिर रिवर्स एंट्री डाल देंगे, ठीक है, नहीं खरीद रहा है तो रिवर्स एंट्री डाल देंगे, सेल्स टू डेटर, कैंसिल हो गया, मेरा सेल कैंसिल हो गया, ठीक है। इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा अगर नहीं खरीद रहा है। और अगर खरीद रहा है तो क्या एंट्री डालेंगे, अगर खरीद रहा है तो उससे पैसा मिल जाएगा, अगर उसको पसंद आ गया तो वो पेमेंट कर देगा, तो फिर कैश टू डेटर, सिंपल, काम खत्म, मुझे पेमेंट मिल गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, क्या होता है देखो, सपोज 15th डेज जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे मान लो खरीदा है कस्टमर ने 25 मार्च को, ठीक है, 25 मार्च को, और 15 दिन कब कंप्लीट होगा, 25 मार्च के बाद 15 दिन कंप्लीट होने का मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन, और उधर कितना हो जाएगा, 6 और 7, आई थिंक 7th ऑफ अप्रैल हो रहा है, देख लो एक बार, आई थिंक 15 डेज 7th ऑफ अप्रैल हो रहा है। तो कस्टमर को मैंने 25 तारीख को बेच दिया और उसको बोला 15 दिन बाद आप बता दो, तो 15 दिन 7 अप्रैल को आएगा, लेकिन बीच में मेरा 31st ऑफ मार्च आ गया जो कि मेरा अकाउंट ईयर क्लोजिंग का डेट हो गया। बात समझ रहे हो, हम ये बोल रहे हैं कि मैंने अप्रूवल बेसिस पे बेच दिया, अप्रूवल बेसिस पे बेचा है, लेकिन अकाउंट्स हमें बोलता है इसे एक्चुअल सेल के तरह रिकॉर्ड कर लो, क्रेडिट सेल के तरह, तो रिकॉर्ड कर लिया। अब 15 दिन बाद ही कस्टमर बताएगा, उसको तो हम बोल नहीं सकते भाई मेरा अकाउंट क्लोज का डेट आ गया, आप बता दो आपको लेना है कि नहीं लेना है। अब मेरा दिमाग क्यों मतलब चल रहा है इस बात पे कि ये लेगा कि नहीं लेगा, पता नहीं, क्योंकि मुझे मेरा अकाउंट प्रिपेयर करना है, मुझे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, मैंने तो डेटर टू सेल लिख दिया है, ठीक है, अब डेटर टू सेल लिखने के लिए बैलेंस शीट में मेरा जो डेटर है वो जितना भी है उसमें ये 150 वाला भी दिख रहा होगा, और मेरा जो ट्रेडिंग है उसमें मेरा सेल भी दिख रहा होगा 150 का, लेकिन इसका तो कोई गारंटी नहीं है, ये क्रेडिट सेल थोड़ी ना है जो पेमेंट नहीं मिला तो बैड डेब्ट लिख दे, ये तो क्रेडिट सेल है नहीं। लेकिन अकाउंट हमें बोलता है इसे इस तरह से रिकॉर्ड करो, एक्चुअल सेल्स के तरह से, एक्चुअल क्रेडिट सेल के तरह। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेल है ये 31 मार्च को, इसको मेरा बैलेंस शीट को गलत दिखाएगा, मेरा ट्रेडिंग को गलत दिखाएगा, मेरा पीएल भी गलत आएगा, बिकॉज जीपी गलत आएगा तो पीएल भी खुद ब खुद गलत आ जाएगा। तो इसका रूल्स क्या होता है, अगर बीच में अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग का डेट आ जाता है तो हमें इस स्टॉक, ये जो सेल है इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये सेल्स टू डेटर, ऐसे लिख दिए, कैंसिल कर दिए, 150 का सेल तो कैंसिल हो गया, लेकिन मेरा स्टॉक आउटफ्लो रिकॉर्ड हो गया था सेल के वजह से, तो हम इसे क्या करेंगे, एज ए क्लोजिंग स्टॉक फिर दिखाएंगे। फर्स्ट एंट्री तो मेरा सेल का था, सेकेंड हम सेल्स का रिवर्स एंट्री डाल देंगे, सेल तो कैंसिल हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने बेचा था उसको फिर कैसे अपने अकाउंट में लेके आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर, ठीक है। सपोज इस स्टॉक का वैल्यू था 100 रुपए का, कैलकुलेटर मुझे 150 में बेच रहा था, तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग में फिर से 100 रुपए का मुझे गुड्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुआ है, 10,000 का प्रोडक्ट 12,000 में तो बेच दिया है, और इसे सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस में था और इसे एक्चुअल सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर दिया, बट इसका अप्रूवल का अभी तक कुछ पता नहीं है कि ये सच में सेल होगा भी या फिर नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, इस सेल को कैंसिल करेंगे। फर्स्ट तो हम लोग इस सेल को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। यही वाला ट्रीटमेंट तुम लोग को करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया। ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस एक टॉपिक ही होता है अकाउंट्स में। ये 3 तरह से वैसे सेल किया जाता है, लेकिन तुम लोग को उतना मैंने अभी बताया नहीं, फिलहाल यही बताया कि एक्चुअल सेल्स की तरह अगर रिकॉर्ड करो तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखो, 2400 पेड एज रेंट फॉर ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब ये प्रॉब्लम क्या हो गया, बताओ, ऑफिस का रेंट पे करने से एंट्री क्या होना चाहिए, अगर हम लोग ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए।
ऑफिस का खर्चा पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? बताओ। हेलो, बोलो, ऑफिस का रेंट पेमेंट का एंट्री क्या होगा? आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ। अरे सैलरी पेमेंट का एंट्री जो होता है वैसे ही होगा ना, बताओ। ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, एंट्री क्या होगा? बिजनेस का खर्चा पे कर रहे हो तो एंट्री बताओ। रेंट पेमेंट का एंट्री बताओ। आवाज आ रहा है तुम लोग को? हेलो। हाँ मैम, हाँ मैम। बताओ ম্যাম रेंট। শোনাই এই জি না মাঝখানে আওয়াজ রাস্তা। চলে যাচ্ছে। ও আওয়াজ চলে যাচ্ছিল, সেটা আমি ভাবছি কারো আওয়াজ পাচ্ছি না। নাম্বার 3 টা লাস্ট শুনতে পেরেছি, নাম্বার 4 টা শুনতে পাইনি। 3টাও শুনতে পাওনি? ও বাবা, 3টাও শুনতে, আচ্ছা ঠিক আছে, 3টা আরেকবার বলে দেবো করার সময়। আচ্ছা, 4টা थ्री का वाला बोल। सुने उसके बाद उसके बाद नहीं आवाज आया? अच्छा, सबका अलग अलग प्रॉब्लम हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। 3 वाला फिर से एक बार उसमें बता देंगे जब करवाएंगे। अच्छा, 4 वाला एक बार बताओ। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ऑफिस में, ऑफिस जो है वो रेंट का है, ऑफिस का रेंट पेमेंट का एंट्री बताओ। रेंट डेबिट टू बैंक। रेंट डेबिट टू कैश या बैंक, हाँ सही तो है। 2400, 2400, बट प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम लोग उसको डेबिट कर दिए लैंडलॉर्ड अकाउंट में, यानी रेंट अकाउंट के जगह जगह हम लोगों ने ये कर दिया लैंड। एरर कर दिया। हाँ, एरर हो जाएगा ये वाला, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड टू कैश ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया है, मतलब ये गलती से कर दिया, ये होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो रेंट हम लोगों ने डेबिट किया नहीं है, जो कि रेंट डेबिट होना चाहिए था, और ये हम लोगों ने कुछ गलत कर रखा है। और ये लैंडलॉर्ड अकाउंट को जो डेबिट किया है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे हैं, लिखा हुआ है देखो, एंड वाज इंक्लूडेड इन डेटर, और ये 2400 को डेटर में इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 2400 का एक्सपेंस दिखाना चाहिए, रेंट पीएल में आता है तो ये पीएल में दिखाएंगे, ये बिजनेस का खर्चा है, ठीक है। सेकेंड, ये जो लैंडलॉर्ड अकाउंट में ये डेबिट हो गया है तो ये गलत है, तो इसको रेंट अकाउंट में दिखाएंगे। और ये जो इंक्लूडेड इन डेटर है, डेटर से लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो डेटर से कोई रिलेशन है ही नहीं रेंट का, ठीक है। तो रेंट का ये डेटर से क्या करना पड़ेगा, 2400 हमें लेस करना पड़ेगा, तो ये रेक्टिफिकेशन इस तरह से करना पड़ेगा, पीएल में डेबिट करेंगे और डेटर से लेस कर देंगे तो हो जाएगा। जनरल मैनेजर को देखो कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है। और वर्क मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन एट 12% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन एंड हिज ओन, ठीक है। तो इसको देखेंगे कैसे करके करना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, थर्ड नंबर पॉइंट एक बार फिर से हम बता देंगे करवाने के टाइम, देखो। In the books of Mr. Arvind Kumar, trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2013. यहाँ बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट लिख रहा है, तुम लोग पूरा लिख लो। अच्छा, पहले कैपिटल बोला है 1 लाख, कैपिटल बैलेंस शीट में चला जाएगा।
अच्छा, कैपिटल चला जाएगा बैलेंस शीट में 1 लाख। अच्छा, उसके बाद है मशीन, मशीन है 36,000, मशीनरी 36,000। और देखो हम यहाँ पर आउटर में इसीलिए लिख रहा है क्योंकि मैंने कहा ना कि डेप्रिसिएशन अगर हमारे यहाँ पर दिया हुआ है तो वो आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू माना जाता है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन डायरेक्टली पीएल में दे देते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 4,000 पीएल में जाएगा ये वाला, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अच्छा, नेक्स्ट देखो रिपेयर्स टू मशीन, ये भी पीएल में जाएगा। रिपेयर्स टू मशीन 5,200, टू रिपेयर्स 5,200। अच्छा, फिर वेजेस दिखा मुझे, टू वेजेस, ये देखो वेजेस है 54,000, वेजेस है 54,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था। अच्छा, वेजेस के बाद सैलरीज है 21,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। सैलरी, टू सैलरी 21,000। अच्छा, सैलरी के बाद है इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, तो ये ड्राइंग्स होगा, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है इसे। लेस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ब्रैकेट में लिख दो ड्राइंग्स, या फिर ड्राइंग्स लिख के ब्रैकेट में इनकम टैक्स, वैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1,000। अच्छा, उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 4,000, तो वो एकदम लास्ट में लिखते हैं। कैश इन हैंड 4,000, कैश इन हैंड 4,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000, परचेज 2,50,000, परचेज रिटर्न 3,000। अच्छा, टू परचेज 2,50,000 लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न 3,000, तो कितना हो जाएगा 2,50,000 माइनस 3,000, तो 2,47,000। अच्छा, परचेज और परचेज रिटर्न हो गया। उसके बाद सेल्स 4,98,000 बाई सेल्स 4,98,000। अच्छा, सेल में एडजस्टमेंट करेंगे लास्ट में। सिटी बैंक 7,600, तो वो कैश इन हैंड था, सिटी बैंक कैश एट बैंक हो जाएगा। यहाँ पर सिटी बैंक लिख देते हैं, सिटी बैंक, सिटी बैंक 7,600। अच्छा, उसके बाद एक्रूड इनकम 3,000, एक्रूड इनकम करेंट एसेट होता है, तो तुम लोग करेंट एसेट में लिख सकते हो एक्रूड इनकम बोल के, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 3,000। अच्छा, उसके बाद है देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल 30,000, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 30,000।
अच्छा, बिल्स रिसीवेबल के बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, ये तो पीएल में जाएगा। बिल्स पेबल है 16,000, इसको लिख देते हैं बिल्स पेबल 16,000। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये ओपनिंग है तो इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। बिल्स पेबल लिख दिया मैंने। बैड डेप्ट है 2,000, बैड डेप्ट टू बैड डेप्ट 2,000। अच्छा, बैड डेप्ट के बाद डिस्काउंट ऑन परचेज, तो डिस्काउंट रिसिप्ट, परचेज पे डिस्काउंट मिला है तो क्रेडिटर ने दिया है तो डिस्काउंट रिसिप्ट 7,080 डिस्काउंट रिसिप्ट। अच्छा, उसके बाद डेटर 70,000, क्रेडिटर 62,520। डेटर 70,000, क्रेडिटर 62,520। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 74,000, ओपनिंग स्टॉक 74,000। अच्छा, अब हम लोग एडजस्टमेंट लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 60,000, यहाँ पर लिख देते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक 60,000। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा 60,000। अच्छा, राइट ऑफ फर्दर 6,000 एट बैड डेप्ट एंड मेंटेन 5% प्रोविजन, तो लेस फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट 6,000 लेस पीवीडीडी, पीवीडीडी ये बचे हुए अमाउंट पे होना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, ये इसको थोड़ा ऊपर लिख देते, हो जाएगा डेटर 70,000, थोड़ा ऊपर लिखते हो जाएगा। यहाँ पर डेटर 70,000 लेस फर्दर बैड डेट 6,000, तो बचा कितना 70,000 माइनस 6,000, ये बच रहा है 64,000, ये बच रहा है 64,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ से लेस करेंगे पीवीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5%, तो 64,000 पे 5% 3,200, 60,800, तो ये दोनों ही पीएल में जाएगा, फर्दर बैड डेप्ट बोल के जाएगा और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बोल के जाएगा, तो 2 फर्दर बैड डेप्ट, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, 6,000 और 3,200। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है वो थर्ड नंबर वाला पॉइंट, देखो एक बार फिर से बोल देते हैं, बीच में नेटवर्क इशू था, तो ये देखो 10,000 जो है, यहाँ पर 10,000 का एक गुड्स था मिस्टर अरविंद के पास, इन्होंने वो 12,000 में एक कस्टमर को बेचा है, लेकिन अप्रूवल बेसिस पे बेचा है। और अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है जब तक कस्टमर खुद कंफर्म ना कर दे कि हम खरीद रहे हैं। अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को কিছুই ऑफर, শোনা যাচ্ছে না। सुना जाता ना, ओ अच्छा, तो बाकियों को सुन रहा है, जियाउल को सुनाई दे रहा है, जियाउल को, प्रिया को? हेलो, यस मैम, आ रहा है वॉइस आपको? প্রিয়া को आ रहा है। শুভ, তুমি একবার রিজয়েন করো তো, মনে হচ্ছে কোনো কারণে তোমার এ হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছো শুভ? হ্যালো, দাঁড়াও হোয়াটসঅ্যাপে লিখি।
একবার রিজয়েন করো। हेलो। हाँ जियाउल को आवाज आ रहा है? हाँ मैम, मैम फिर से रुक गया था। अब जैसे ही थर्ड नंबर पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे थे वीडियो में, मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दिया। ओह अच्छा, तो अभी तक नेटवर्क इशू मुझे नहीं लग रहा ठीक हुआ, इसीलिए हाँ अलग आई अलग। थिंक मेरा नेटवर्क इशू है मैम, मेरा वो 4G लिखा हुआ चला जा रहा था, अभी हम देखे हैं। अच्छा तभी हो रहा है सबका। শুভ শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো। थर्ड पॉइंट पे आप जैसे ही गए वैसे ही रुक गया। हम्म। अच्छा ठीक है, देखते हैं रीजॉइन कर रहा है कि नहीं। एक मिनट वेट करके देख लेते हैं। लेकिन प्रिया को आवाज आ रहा है, इसका मतलब फिर तुम लोग का भी नेटवर्क इशू भी होगा, इसीलिए हाँ हो रहा है। मेरा हाँ नेट पैक हम चेंज किए हैं। हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली सब लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। हाँ तो तुम्हें स्टार्टिंग में सुनाई भी नहीं दे रहा था, मतलब मुझे नहीं आ रहा था तुम्हारा आवाज, तुमको तो यस आ- मैम। हाँ अच्छा ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, जिसको जहाँ इशू होगा रिकॉर्डिंग एक बार शेयर कर देंगे, जिसको जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं रहेगा, वहां पर तुम लोग सुनोगे तो एकदम क्लियर सुनाई देगा। अच्छा जैसे ये वाला अप्रूवल बेसिस वाला, यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे थे पहले ही कि गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब है कि 10,000 का प्रोडक्ट देखो 12,000 में इन लोगों ने सेल किया, बट अप्रूवल तो नहीं मिला है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सेल नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि जब तक कस्टमर हम लोग को कंफर्म ना कर दे तब तक हम लोग इसको सेल नहीं मान सकते हैं। लेकिन हमें तो अपना पीएल और ट्रेडिंग ये सही बनाना है। अगर हम लोग सेल यहाँ पर रिकॉर्ड पूरा कर रहे हैं इंक्लूडिंग द अप्रूवल सेल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, तो मेरा यहाँ जीपी भी पूरा सेल का रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को बताया था ये भी कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, ये सिर्फ सेल वैल्यू में रहेगा, तो यहाँ पर इसका ब्रॉड डाउन हो जाता है प्रॉफिट। तो ये सेल में मुझे एक सेल कंफर्म पता है कि 12,000 का सेल मेरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम उसका प्रॉफिट जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। হ্যাঁ শুভ শুনতে পাচ্ছ এবারে? হ্যালো। হ্যাঁ দিদি এবার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে সবারই নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে দেখছি, আমার থেকেও আমারটাও হ্যাঁ হচ্ছে বাকিদেরটাও হচ্ছে দেখছি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো যতটা হয়ে যাচ্ছে, নালে রেকর্ডিংটা আমি শেয়ার করে দেবো, যেটা আমি বলছিলাম ওদেরকে, ওদেরও শুনতে পাচ্ছে না, তাহলে কি হবে এই যেখানগুলো প্রবলেম হয়েছে ওখানগুলো একবার শুনে নিতে পারবে। अच्छा देखो, जो ये गुड्स जो है 10,000 का, ये वाला 12,000 में सेल किया गया है, लेकिन सेल नहीं हुआ है अप्रूवल बेसिस, मतलब जब तक कस्टमर हमें ना बता दे, मतलब ये ना हम लोग कस्टमर को ऑफर करते हैं ये नया प्रोडक्ट आया ले जाइए, अभी पैसा नहीं देना पड़ेगा, जब आपको अच्छा लगे आप मुझे बता दीजिएगा कि मुझे खरीदना है। लेकिन अब इसका तो अनलिमिटेड पीरियड नहीं होना चाहिए, हम लोग बोल देते हैं ना ठीक है 1 वीक के बाद आप बता दीजिए या 15 दिन के बाद आप मुझे कंफर्म कर दीजिए आपको प्रोडक्ट पसंद आया कि नहीं, अगर पसंद आया तो हम ये मान लेंगे कि आप खरीद रहे हैं तो मुझे 12,000 मिल जाएगा। लेकिन उस बीच में अगर 15 दिन कंप्लीट हुआ नहीं, उसके पहले ही अगर मेरा फाइनल अकाउंट्स बनाने का टाइम आ गया, यानी मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने का टाइम आ गया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। अब देखो मैंने जैसे तुम लोग को बताया था ये भी कॉस्ट में, ये कॉस्ट में, ये कॉस्ट में रहता है, ये भी कॉस्ट में रहता है, ये सेल वैल्यू में रहता है। अगर मुझे पता है कि मेरा कंफर्म सेल इतना नहीं है, बिकॉज 12,000 वाला जो सेल है वो हो सकता है कि कस्टमर फोन करके ना कर दे, तो इसीलिए हम उसे क्या करेंगे यहाँ सेल से जो है डिडक्ट करेंगे, तो सेंट ऑन अप्रूवल
अप्रूवल बेसिस, जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक हम लोग उसे सेल नहीं मान सकते। लेकिन क्या होता है ना, स्टार्टिंग में उसे रिकॉर्ड कर ही देते हैं एज ए एक्चुअल सेल। थोड़ी देर पहले मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, एक बार रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो तुम लोग सुन लेना, ठीक है। जो 3 नंबर पॉइंट स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पर पूरा स्टोरी करके मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर 12,000 का सेल हम माइनस कर देते हैं, तो बचा कितना, 4,86,000। इससे क्या होगा, मेरा जीपी गलत नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? ऑब्वियसली 4,98,000 का जीपी ज्यादा दिखेगा, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा 12,000 ये सेल है, ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है क्योंकि मैंने अप्रूवल बेसिस पे सेल किया है, इसीलिए ऐसे करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 60,000। और जो अप्रूवल बेसिस पे सेल नहीं होता है उसका तो सेल कैंसिल करना पड़ेगा जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है। एंड सेकंड, उसे हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो उसको लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर। हमारा स्टॉक जो है वो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर। और इसमें भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, देखो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे AS2, दैट इज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो 12,000 और 10,000, विच एवर इज लोअर 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर जीपी निकाल लेंगे, 2 जीपी बैलेंसिंग फिगर, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 70,000, तो 4,86,000 प्लस 70,000, तो ये हो रहा है 5,56,000। 74,000, 54,000, 2,47,000, 1,81,000, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे बाय जीपी, 1,81,000 प्लस 10,000 प्लस 7,080, तो ये हो जा रहा है 1,98,080, 198080, ये देखो 198080। अच्छा, और यहाँ पर -21,000 -4,000 -10,200, ये दोनों मिला के 6 और 3 9,200। अच्छा, तो ये हो रहा है 1,53,680। अच्छा, मैंने बाकी तो लिखा नहीं अभी तक, जनरल मैनेजर का कमीशन और वर्क मैनेजर का कमीशन, ये दोनों तो लिखा नहीं, ये दोनों भी तो लिखना था मुझे, उसके पहले ही क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। रुको, इसके बाद और भी 2 एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा, वो लिखा नहीं है। देखो, जनरल मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। और उसके बाद बोला है कि वर्क मैनेजर इज टू गिवन ए कमीशन एट द रेट ऑफ 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन एंड हिज ओन। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कैसे कमीशन पे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ वर्किंग नोट बन जाएगा, ये पेज तो नहीं चाहिए, देख लेते हैं यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ पर करना पड़ेगा। चलो, यहाँ तक मेरा नेट प्रॉफिट, आई थिंक ये वाला कॉलम मुझे चाहिए। हम यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखाते हैं मैनेजर का कमीशन का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन, दोनों कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट कितना है, दोनों कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट कितना है, उसके लिए फिर से मुझे ये वाला चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है। मैंने तो कैलकुलेटर में हटा दिया, देखते हैं। 1,81,000 प्लस 10,000 प्लस 7,080, अच्छा 198080। अच्छा, अब माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे 21,000, 4,000, 5,200, तो 4,000, 5,200, फिर से 5,000, फिर 2,000, 6,000 और 3,200। अच्छा, और प्रोविजन लिखा है मैंने, हाँ प्रोविजन तो लिख दिया, बचा क्या, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये लोग तो बोल रहे हैं 1,50,000, क्या नहीं लिखा मैंने, 1,50,000, 21,000 लिख दिया, 4,000 लिख दिया, 5,200 लिख दिया, फिर से 5,000, 2,000, अच्छा 2,000, अच्छा रेंट नहीं लिखा ना, अच्छा देखो ये रेंट छूट गया, रेंट पेड एज ऑफिस रेंट, तो 2 रेंट लिखना पड़ेगा, रेंट का खर्चा 2,400 माइनस 2,400, एक बार अब देख लेते हैं। 21,000, 4,000, 5,200, फिर से 5,000,
2000, 6000, 3200, 2400 minus 198,080, 1,49,280। अच्छा 1,49,280। ये 10,000 इधर लिखा है इसीलिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तो मेरा टैली होना चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं। 21,000 लिखा है, 5,200, 4,000, फिर से 5,000, फिर 2,400, 18,000, ये तो कमीशन, 12,000 भी कमीशन। मेरा आ रहा है 149,280, 149,280, 1,49,280 आ रहा है। तुम लोग एक बार देखोगे टोटल करके, क्या मेरा टोटल कहीं गलत आ रहा है क्या? 1,98,80 और ये मैंने जो इतना भी टोटल किया है, क्या ये कहीं पर भी गलत आ रहा है? 21,000, 4,000, 5,200, फिर से 5,000, अच्छा फिर 2,400, फिर 6,000, 2,000, 2,480। अच्छा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये गलत आया हुआ है शायद। प्रोविजन फॉर बैड 1,49,280 आ रहा है। नहीं, ये एक्चुअली गलत क्यों हो रहा है? मैंने ये वाला एडजस्टमेंट देखा नहीं ना, वो नेटवर्क इशू हो रहा था तब मेरा ये छूट गया ना 2,400। इसका तो डेटर में भी इंक्लूजन है ना, तो वो एडजस्टमेंट किया नहीं, इसीलिए गलत आ रहा है यहाँ पर। मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट ये गलत आ गया। ये इसीलिए गलत आया क्योंकि सन्ड्री डेटर ठीक है 70,000, फिर यहाँ से मुझे लेस करना पड़ेगा सन्ड्री डेटर से। यहाँ पर बहुत सारा एडजस्टमेंट था जिसमें एक वो रेंट वाला भी था, तो ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। वहां पर मैंने सारा का सारा एडजस्टमेंट लिया नहीं, एक एडजस्टमेंट छोड़ दिया रेंट वाला। यहाँ पर लिखते हैं डेटर, डेटर है 70,000। अच्छा डेटर से लेस करना पड़ेगा, ये देखो डेटर से लेस करना पड़ेगा। एक तो ये 2,400, एक फर्दर बैड डेप्ट ये भी लेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर लैंडलॉर्ड वाला भी लेस करना पड़ेगा। तो पहले फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट ये लिख लेते हैं 6,000, फिर लेस करना पड़ेगा रिलेटेड टू, रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड में हम लोगों ने रेंट का खर्चा जो दिखाया वो डेटर में इंक्लूड कर दिया। ये देखो ऑफिस डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड एंड वाज इंक्लूडेड इन डेटर, तो 2,400 ये भी लेस करना था हम लोगों को, ठीक है। अच्छा और उसके साथ और एक बार भी हमें एक पॉइंट लेस करना पड़ेगा। देखो जैसे 10,000 यहाँ पर हम लोगों ने एक बार लिखा है, और यहाँ पर गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 12,000 लिखा है, तो ये 12,000 भी 2 बार एडजस्ट होना चाहिए, 10,000 भी 2 बार एडजस्ट होना चाहिए। तो 10,000 एक बार हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक में लिखा और एक बार बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर बोल के 10,000। और ये जो 12,000 है ये मेरा डेटर से भी लेस होगा, क्योंकि रिवर्स एंट्री जब मैंने दिखाया तुम लोग को एक्सप्लेन किया, तो वहां पर मैंने क्या दिखाया कि डेटर टू सेल फिर सेल टू डेटर, तो दोनों ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, सेंट ऑन अप्रूवल, क्योंकि वो तो डेटर को भी बढ़ा रखा है ना, तो अप्रूवल अगर मिला नहीं है तो डेटर को भी उतने से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12,000 लिखना पड़ेगा बिकॉज डेटर को तो 12,000 में सेल किया था। और यहाँ पर पीबीडीडी अब क्रिएट करना पड़ेगा, पीवीडीडी एट द रेट ऑफ 5% कितना होगा। तो ये सारा एडजस्टमेंट मैंने छोड़ दिया था, सिर्फ एक ही कर दिया था, इसमें ये छूट गया था। अच्छा तो इसमें हो जाएगा 49,600, उस पे 5% 2,480, ठीक है। ये पूरा लेस करने से होता है, यहाँ पर 2,480 लिख देते हैं 49,600।
अच्छा ये हो जाएगा 47,120। देखो फर्दर बैड डेब्ट हम लोग को पता है क्यों होता है, लैंडलॉर्ड में वो इन लैंडलॉर्ड का खर्चा बोल के सन्ड्री डेटर में इंक्लूड कर दिया, तो फिर 2,400 डेटर ज्यादा दिख रहा है, डेटर को लेस करेंगे। अप्रूवल बेसिस अप्रूव्ड नहीं हुआ है, तो अगर मुझे सेल को कैंसिल करना है, सेल कैंसिल करने से डेटर भी कम हो जाएगा 12,000 से, तो ये दो जगह एडजस्टमेंट हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ लिख देते हैं, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर, ये भी आ जाएगा 10,000 वाला लाइंग विथ कस्टमर जो अप्रूवल बेसिस वाला है 10,000, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा पीबीडीडी ठीक करना पड़ेगा उधर, मुझे 2480 का हो जाएगा 2480, ये वाला ये गलत हो रहा है फिर 2480। अब चेक करते हैं क्या आ रहा है मेरा आंसर, 198080 माइनस 21,000 माइनस 4,000 माइनस 5,200 माइनस 2,000 माइनस 6,000 माइनस 2480 माइनस 2400, 1,55,000 आ रहा है, 1,55,000 आ रहा है, बट आना चाहिए 1,50,000। अब फिर से क्या गलत कर दिया मैंने, ये तो गलत ही होते जा रहा है। 21,000 5,200 4,000 5,000, अच्छा फिर 2,400, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2,000 6,000 2480, सब तो सही है। 198080 माइनस 21,000, अब जरूर कैलकुलेटर कुछ गलत दिखा रहा होगा, 4,000 5,200 5,000 2,000 6,000, 1,50,000 ही आ रहा है। हाँ तब फिर मेरे कैलकुलेटर में कुछ गलत है, हाँ 1,50,000 आ रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पर ना वर्किंग नोट नहीं बना के हम लोग कुछ इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 नेट प्रॉफिट, तुम लोग भी लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। और ये 1,50,000 आ रहा है। अब हम लोग कमीशन निकाल लेंगे, अब इसका टोटल नीचे लिख दो 1,98,080 ये, और 2 नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इसको लिखो 2 नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,50,000। फिर इसको हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेंगे बाई, ये देखो ब्रॉड डाउन कर लेते हैं बाई नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जरूरी नहीं है कि वर्किंग नोट करके ही करना पड़ेगा। 1,50,000। अब कमीशन देना है, 2 जन को कमीशन मिलेगा, एक मिलेगा कमीशन टू वर्क मैनेजर और एक बार 2 कमीशन टू जनरल मैनेजर। अब कैसे करके पेमेंट करना है वो पढ़ते हैं। देखो वर्क मैनेजर, जनरल मैनेजर इज टू गिवन कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, बट वर्क मैनेजर इज टू गिव ए कमीशन ऑफ 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन एंड इज ओन। मतलब प्रॉफिट से 12% वर्क मैनेजर को मिलेगा, तो और उसके पहले नेट प्रॉफिट में मिलेगा बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन, मतलब जनरल मैनेजर का कमीशन देने के पहले वर्क मैनेजर को कमीशन मिल जाएगा, और वर्क मैनेजर का खुद का कमीशन देने के पहले भी कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट, इसमें से ना तो अभी हम लोगों ने जनरल मैनेजर का कमीशन दिया है ना तो वर्क मैनेजर का कमीशन दिया है, तो फिर इस पे कितना परसेंट देना पड़ेगा, 12%। किसको देना है, ये वाला वर्क मैनेजर को, तो वर्क मैनेजर को देना पड़ेगा, ये देखो एट द रेट ऑफ 12%, तो फिर ये 1.5 लाख पे 12%, तो 1.5 लाख पे 12% हो जाता है 18,000 ये कमीशन देना पड़ेगा किसको, वर्क मैनेजर को, बिकॉज क्वेश्चन ही हमें बोल दिया वर्क मैनेजर इज टू गिव ए कमीशन ऑफ 12% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन। यहां से अभी तक देखो जनरल मैनेजर को कहाँ कमीशन दिया है, जनरल मैनेजर को तो मैंने अभी कमीशन दिया नहीं है, और बोला है कि बिफोर चार्जिंग हिज ओन, मतलब इसको भी मत दो, तो इसको तो अभी दे रहे हैं, तो कहाँ दिया, अभी तक नहीं दिया है हम लोगों ने, तो 1.5 लाख में 18,000 हम लोगों ने दे दिया है किसको कमीशन, वर्क मैनेजर को।
अब देखो जनरल मैनेजर को कैसे देना है, जनरल मैनेजर इज टू गिव कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट का देना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी जनरल मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ 10% देना है। तो पहले देखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो देखो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट, इसको लिखते हैं बिफोर एनी कमीशन ना लिख के हम लिखते हैं आफ्टर वर्क मैनेजर कमीशन। कितना हो जाएगा, 1,50,000 से ये माइनस कर दो 18,000, तो 1,32,000 आता है। ठीक है, 1,32,000 आता है, और इसमें से हमें देना है जनरल मैनेजर को कमीशन। तो लेस जनरल मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ 10% देना है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब उसका खुद का कमीशन देने के पहले। तो उसमें क्या करना पड़ता है, मैंने तुम लोग को एक दिन लॉजिकली भी सिखाया था कि अगर जनरल मैनेजर का कमीशन x है, ऐसे करके सिखाया था। बेसिकली इसमें क्या करना पड़ता है, 10 बाई क्या होता है 100, 10/10 होता है, मतलब इस तरह से हो जाएगा। ये देखो 1,32,000 इंटू 10/110, ठीक है, 10/110, तो 1,32,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, तो ये हो रहा है 12,000, 12,000। तो ये 12,000 कमीशन हो जाएगा यहाँ पर। तो जितना बचेगा वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। 12,000 देने के बाद कितना बच रहा है, 1,32,000 में 12,000 देने के बाद बचेगा 1,20,000। तो ये 1,20,000 जो है ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल 1.5 लाख। और इसका मैंने क्या समझाया था लॉजिकली, फिर से एक बार याद दिला देते। देखो अगर कमीशन x है, ठीक है, अगर लेट कमीशन भी x, किसका, जिसका निकाल रहे हैं जनरल मैनेजर का कमीशन भी x, अगर जनरल मैनेजर का कमीशन x है, तो हमें नेट प्रॉफिट जो हो रहा है आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर कमीशन, उसमें से इनका खुद का कमीशन देने के बाद जो बचेगा उस पे 10% देना पड़ेगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन फॉर जनरल मैनेजर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके तुम लोग देखोगे तो x का वैल्यू 12,000 ही आएगा। कैसे, 1,32,000 का 10% करो, 1,32,000 इंटू 10%, ये होता है 13,200, माइनस ये 10%, तो 0.10x इक्वल टू x, तो 13,200 इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 1.10x, देयरफॉर x इक्वल टू 13,200 डिवाइडेड बाई 1.1, ये देखो 12,000। ये मैंने तुम लोग को सिखाया था क्यों 110 होता है। ठीक है, 110 का मतलब है कि 110 रुपए होने चाहिए, तभी तो उसमें से 10 रुपए हम लोग कमीशन दे पाएंगे। तो इसको बोला जाता है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन जो बचेगा, तो 110 में से देखो 110 में से 10 रुपए कमीशन देने के बाद जो बचेगा उसका 10%, तभी 10 रुपए कमीशन होता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे लॉजिकली होगा। अच्छा, अब जो बैलेंस शीट है उससे कंप्लीट करते हैं। 1,20,000 net profit, at net profit 1,20,000, one 1,11,000, ये हो गया। ये कम नहीं हो गया, कुछ गलत दिखा रहा है शायद मेरा। 1,11,000 कैसे होगा, 1 लाख इधर है 1 लाख इधर, 2 लाख, 1,20,000 प्लस 1 लाख माइनस 1,000, हाँ कुछ ज्यादा ही कम था, 2,19,000 हो रहा है। 2,19,000 प्लस यहाँ पर सेंट्री क्रेडिटर 62,500, 520, अच्छा 62,520, 16,000 और 4,000, 20,000, तो ये हो गया 30। अच्छा ये सिटी बैंक, ये क्या ओवरड्राफ्ट था, 1 मिनट देखते हैं। सिटी बैंक किधर था, सिटी बैंक ये जो है ये क्रेडिट साइड था, तो ओवरड्राफ्ट है। देखो सिटी बैंक मैंने इधर लिख दिया, ये गलत हो गया। सिटी बैंक जो है ना वो क्रेडिट साइड था, यानी ओवरड्राफ्ट था 7,600, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिटी बैंक 7,600। एडजस्टमेंट 2 बार हो गया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, रुको
क्योंकि बीच में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए ये 2 बार लिख दिया मैंने 60,000, बैड डेप्ट भी 2 बार लिख दिया, प्रोविजन को भी 2 बार लिख दिया। अच्छा, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 का भी 2 बार लिखा, 12,000 भी 2 बार लिखा, 2400 को भी 2 बार एडजस्ट कर दिया। जनरल मैनेजर कमीशन ये 2 बार नहीं हुआ, तो कमीशन पे करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन बोल के लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन। दोनों का टोटल करके लिख देते हैं 12,000 और 18,000। तुम लोग चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, अलग अलग लिख दो, लिखोगे तो 12,000 और 18,000। यहाँ पर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन टू जनरल मैनेजर, और उसके ऊपर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन टू वर्क मैनेजर। अच्छा, तो वर्क मैनेजर और जनरल मैनेजर, वर्क मैनेजर का कितना है? वर्क मैनेजर का है 18,000 और जनरल मैनेजर 12,000, 12,000। अच्छा, प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 7,600, देखते हैं कितना आ रहा है। 339,120 इसका टोटल आ रहा है, 339,120, और इधर भी उतना ही आना चाहिए। तो मैंने लिख तो दिया, अब माइनस करते हुए देख लेते हैं। 3,000 माइनस 4,000 माइनस 30,000 माइनस 60,000 माइनस 10,000 माइनस 47,120 माइनस 1,49,000 माइनस 36,000। हाँ, जीरो आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब देखो, हम जो बोल रहे थे, तुम लोग इसको दो तरह से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, हम लोग एक्रूड इनकम सब यहाँ लिखे हैं ना, 3,000 जो कि ट्रायल बैलेंस में था, एक्रूड इनकम, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर तुम लोग इसको पीएल में चाहते हो तो पीएल में भी लिख सकते हो, सैलरी इधर लिखना है, एक्रूड इनकम इधर लिखना है। उस केस में तुम लोग का नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, ट्रेडिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, नेट प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, और बैलेंस शीट का भी टोटल का जो अमाउंट है ना वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए चेंज होगा क्योंकि जब हम लोग दोनों का डेटा यहाँ पर लिखेंगे तो ये नेट प्रॉफिट हमारा अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर खर्चा बढ़ जाएगा, यहाँ पर इनकम भी बढ़ेगा, फिर दोनों का एडजस्टमेंट करके नेट प्रॉफिट अलग दिखेगा, नेट प्रॉफिट अलग दिखेगा, और ये दोनों अमाउंट इधर से हट जाएगा। तो ये जो टोटल आएगा ये भी अलग आएगा, दोनों साइड टैली तो होगा लेकिन अलग अमाउंट से होगा। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, जब ट्रायल बैलेंस में रहता है बस एक बार लिखना है। अब एक बार कहाँ लिखोगे वो तुम लोग को देखना है, या तो पीएल में लिखोगे तो दोनों आइटम ही पीएल में लिखो। जैसे यहाँ पर 2 आइटम था, एक था आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला और एक था हम लोगों का एक्रूड इनकम। कहाँ गया? आई थिंक ऊपर है, देखते हैं। एक्रूड इनकम नहीं, ये रहा, ये रहा, ये रहा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम और सैलरी आउटस्टैंडिंग दोनों एक ही जगह पे है। तो ये दोनों मैंने तुम लोग को बैलेंस शीट में लिख के दिखाया, तुम लोग ये दोनों को पीएल में लिख सकते हो। जैसे ये चला जाएगा पीएल में, ठीक है, क्रेडिट साइड में, और ये चला जाएगा पीएल के डेबिट साइड में, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के, और ये चला जाएगा बाई एक्रूड इनकम बोल के। तो वहां पर हम लोग का पीएल का अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो है सम्स हमारा टैली करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस तुम लोग को इतना ध्यान रखना है, ऐसे मत करो कि एक बार ये आइटम को पीएल में लिख दिए, इसको बैलेंस शीट में लिख दिए, तो फिर टैली होना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो या तो बैलेंस शीट में लिखो या फिर तुम लोग पीएल में लिखो, कोई भी एक लिख सकते हो। लेकिन तुम लोग का इंस्टीट्यूट का मैट जो है वो बैलेंस शीट में लिख रहा है, तो तुम लोग भी बैलेंस शीट में ही लिख सकते हो, वही बेटर रहेगा, बैलेंस शीट में लिख सकते हो। ठीक है, अभी और तो नहीं करवा रहे क्योंकि करवाएंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, टाइम लगता है एक एक सम्स को। तो बाकी तुम लोग फिर से होमवर्क ट्राई करना। 11 जो बचा हुआ है, ज्यादा तो नहीं बचा हुआ, आई थिंक 11 12 13 बस इतना ही बचा हुआ है। 11 12 13 14 15 तो हम लोग कर चुके हैं। हाँ, 15 हम लोग कर चुके हैं, तो बाकी 4 सम्स है, तो इसको तुम लोग देखो एक बार होमवर्क करके हो रहा है कि नहीं। একটু সেন্ড করে দেবেন। হ্যাঁ, আমি